यूजुअली जो स्टूडेंट्स है वो 4 मंथ्स 5 मंथ्स पहले जो है वो अपना बैच लेता है, कैसे आपने 2.5 मंथ्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट किया? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहले तो आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है इस एग्ज़ाम में, कितना स्कोर करना है। एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या आने वाला है, आपको क्या आता है, आपको कितना देने की ज़रूरत है उसमें। पढ़ तो बच्चे लेंगे ही, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। हमारी एक कोशिश रहती है कि हाँ हम अपना बेस्ट दे पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को भी कन्फ्यूज़न रहता है कि PYQ कितने सालों के हम करके जाएं और साथ ही साथ कितना हम डीपली जाएं और पेपर 1 पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको पेपर 1 को इतना पकड़ बनानी पड़ेगी कि उतने नंबर आपके आ जाए, तभी आप JRF को टारगेट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दीक्षा, जिन्होंने अभी जून में रिसेंटली अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और इन्होंने जो है ओनली विद इन 2.5 मंथ्स में स्टडी किया। इन्होंने मिशन JRF 2.0 कॉमर्स का बैच लिया और 2.5 मंथ्स में इन्होंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा और आगे इनका जो टारगेट है वो दिसंबर का एग्ज़ाम है, जहां पर ये JRF टारगेट कर रहे हैं एंड शी इज़ जस्ट अबाउट टू रीस्टार्ट हर प्रिपरेशन। और किस तरीके से जो आपके पास 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और आप जो अपना JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या इन्होंने अपनी आने वाले टाइम की स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और पास्ट में किस तरीके से इन्होंने किस किस चीज़ पर फोकस किया एंड डेफिनेटली नाउ शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिसंबर। जो अभी से ये कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस है, ये अपनी गलतियों को दोहराने नहीं वाले हैं और दिसंबर 2025 टारगेट जो इनका है JRF क्वालिफाई करना, वही ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू दीक्षा एंड देखते हैं दिसंबर 2025 की क्या स्ट्रैटेजी इनकी रहने वाली है। हाँ जी, वेलकम दीक्षा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर यूजुअली जो स्टूडेंट्स है वो 4 मंथ्स 5 मंथ्स पहले जो है वो अपना बैच लेता है, कैसे आपने 2.5 मंथ्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट किया एंड नाउ यू आर हैविंग इनफ कॉन्फिडेंट दैट फॉर दिसंबर 2025 एज वेल। तो थोड़ा सा एक बार जून के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम दिसंबर में आएंगे कि उन गलतियों को ना दोहराया जाए और आपकी जो जर्नी है वो 2025 में कंप्लीट हो जाए। तो सर, जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि मास्टर्स परस्यू कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का रहता है कि हमें मास्टर्स के एंड तक नेट JRF क्वालिफाई करना ही है। जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर अपना करियर चूज़ करना होता है और उनका टारगेट रहता है कि उनको PhD में एनरोल कराने के लिए इसको एलिजिबिलिटी को क्रैक करना है, JRF को क्रैक करना है। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस मैं अपनी प्रेपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो मैंने मार्च में डिसाइड किया UGC नेट देने का दिसंबर में। तो मैं लेट हो गई थी, हालांकि बैचेस स्टार्ट हो गए थे जनवरी से, तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया। मैंने मार्च में PW का बैच परचेज़ किया था और उसके बाद से मैं अपनी प्रेपरेशन में कंसिस्टेंटली लग गई। मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहले तो आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है इस एग्ज़ाम में, कितना स्कोर करना है। एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या आने वाला है, आपको क्या आता है, आपको कितना देने की ज़रूरत है उसमें। उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो इट शुड नॉट बी कि आपको 7 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे ही पढ़ देना है, बल्कि कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके खुद के अंदर झांक के खुद से पूछोगे कि आप कितना एक्चुअली पढ़ पाते हो एक दिन में, उसके हिसाब से उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और जब मैंने PW की कोचिंग स्टार्ट करी मार्च से लेना, क्योंकि मेरी क्लासेस का बैकलॉग लगा हुआ था, बट टीचर्स इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे थे तो मेरे लिए इतना ईजी हो गया था। जैसे एक दिन में 3 क्लासेस लगती हैं तो मैं 6 क्लासेस 7 क्लासेस ले पाती थी। कभी कभी वो 5 और 4 भी चली जाती थी, बट टीचर्स बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे, तो सब्जेक्ट में ऐसे मन सा बैठ जाता था। जब आप पढ़ाना लगते थे सर, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो ऐसे लगते थे कि बस सर करा देंगे तो हो ही जाएगा, बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाता था। इवन इतना अच्छा तो मैंने किसी टीचर को यूट्यूब पे पढ़ाते हुए नहीं देखा जैसे आप फाइनेंस का पढ़ाते हो।
मतलब आपने प्यार ही करा दिया था सर फाइनेंस से, सच में। बच्चे डरते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, थ्योरेटिकल की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, बट आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से इतना प्यार करा दिया था कि उसमें मतलब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए ना थ्योरी के, फाइनेंस वाले, कि हमें कॉस्ट ऑफ शायद प्रेफरेंस निकालना था, प्रेफरेंस शेयर्स, तो आई रिमेंबर कि सर ने ये करा रखा है। एंड देन टैक्स के सेक्शंस आपने इतने अच्छे तरह लिमिट्स सारी याद करा दी थी टैक्स की। टैक्स से तो बच्चा इतना डरता है, हम तो बहुत डरे हुए थे कि टैक्स कैसे करेंगे, फाइनेंस कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपने इतने डीप में, इतने इंटरेस्टिंगली समझा दिया था कि क्लासेस ही नहीं लग रही थी। और फॉर्मूले, हमें को सिर्फ फॉर्मूला नहीं आता था, मुझे उसका बेस भी पता था, ये फॉर्मूला बना कैसे है। एंड आई वॉज एक्चुअली फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इतने कम टाइम में। और आपकी क्लासेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, एक बार लगाने बैठती तो मन करता था भाई दूसरी भी देख लो, तीसरी भी देख लो, चौथी भी देख लो। और फिर अगले दिन अलग एक मोटिवेशन आता था कि अब लगा लेते हैं। एंड कमिंग टू पेपर 1, निशांत सर ने मतलब निशांत सर के पढ़ाने का तरीका ना ऐसा है, वो जब पीपल वाली यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली, उस यूनिट में भी और हिस्ट्री वाली यूनिट में भी सर ना एक टॉपिक को इतनी बार बोलेंगे, लाइक अगर वो कुछ हमें लाइन याद करा रहे हैं, हमें कोई सीक्वेंस याद करा रहे हैं या फिर ईयर्स याद करा रहे हैं, 10 टाइम्स रिपीट करेंगे वो अपनी क्लास में। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो कभी पिच ऊपर करेंगे कभी नीचे करेंगे, हमें लगता ही नहीं हम क्लास देख रहे हैं, हमें लगता है हम कोई शो देख रहे हैं, और वो सुनते चले जाते हैं और हमें चीज़ें याद होती चली जाती है। मुझे लगता है रिवाइज भी करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बट सर ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट्स बनाना सिखा देते हैं, तो उसके बेसिस पे याद हो जाता है। तो ये 2 यूनिट्स तो ऐसे निपट गई थी। एंड गुलशन मैम का पढ़ाने का तरीका इस हिसाब से है कि वो एक्सप्लेन करती हैं, पहले एक टॉपिक लेंगी, उसके बारे में रियल लाइफ एग्जांपल से उसको कनेक्ट करेंगी, कोई एक एग्जांपल देंगी, उसके बाद उस टॉपिक को बताना स्टार्ट करेंगी। उनकी जो रिसर्च पढ़ाने की मेथडोलॉजी थी, एक्सपेरिमेंटेशन के जितने भी टाइप्स थे, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा पेपर 1 का सिलेबस ऐसा है कि फंसी सा है। तो बट मैम उस चीज़ को इतने अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके पढ़ाती है। हालांकि मैम की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट हमें वो चीज़ें रिटेन रहती हैं, फिर हम वो भूलते नहीं हैं। अगर उन्होंने बता दिया व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च, सो वी नो व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, तो ऐसे कर करके आप सबने इतना अच्छे से करा दिया था कि ओनली लेक्चर्स वर इनफ। ओके। सो दिसंबर की तैयारी अब आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। Yes, sir. एनएफ टाइम अब मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है विद इन 3 मंथ्स किस तरीके से क्या प्लान करने वाले हैं अब आप? सितंबर में यूजीसी नेट है, वेयर वी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेस दिस इशू कि हमारे एग्जाम्स हो गए मास्टर, जो मास्टर्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स में एनरोल नहीं है, वो सिर्फ यूजीसी नेट को ही फोकस कर रहे हैं, उनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, उनके पास तो फॉर श्योर हैंड में 3 मंथ्स है एंड दे कैन इजीली क्रैक द जेआरएफ आपके कोर्स से। अगर वो लेक्चर्स को भी अच्छे से कर लेंगे तो ऑल इंडिया रैंक है। आप इतना अच्छा बढ़ा देते हो कि ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसके अलावा ये बताइए, पढ़ाने के अलावा बच्चों का और सोर्स पीवाईक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पढ़ तो बच्चे लेंगे ही, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। हमारी एक कोशिश रहती है कि हाँ हम अपना बेस्ट दे पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को भी कन्फ्यूज़न रहता है कि पीवाईक्यू कितने सालों के हम करके जाएँ और साथ ही साथ कितना हम डीपली जाएँ और पेपर 1 पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे का अपना एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो किस तरीके से आपके साथ भी कहीं ना कहीं रहा होगा कि कुछ पेपर 1 में वीक है या पेपर 2 में वीक है, तो इसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी हद तक पेपर हमारा आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही पड़ेंगे, पिछले 5-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ। एंड एट द सेम टाइम आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, दिस इज सेकंड क्वेश्चन कि पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने कोचिंग ले रखी थी, तो 2 लेक्चर आता था, एक मैम का लेक्चर आता था, एक निशांत सर का पेपर 1 का लेक्चर आता था और एक लेक्चर आपका आता था। तो मेरा तो टाइम मैनेज ऐसे हो गया था कि एक दिन में 3 वीडियोज़ देखनी है और उसकी सेल्फ स्टडी करनी है एंड देन इट विल बी डन। बट पेपर, क्योंकि आपको पेपर 2 में उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको पेपर 1 को इतना पकड़ बनानी पड़ेगी कि उतने नंबर आपके आ जाए, तभी आप जेआरएफ को टारगेट कर सकते हो। तो पेपर 1 में
भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे पेपर 1 को छोड़ देंगे मतलब, तो फिर तो 100 नंबर का गड़बड़ आ जाएगा। Exactly. और पेपर 2 में भी ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, एक हद तक क्वेश्चंस आपको आते होंगे। इसके लिए भी, उसके मार्क्स कवर करने के लिए भी पेपर 1 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, 4 मंथ्स 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज़ enough for JRF. I am talking about self study apart from lectures. ओके ओके। अच्छा ठीक है, बच्चा काफ़ी प्लान करता है कि कल से मैं ये करूँगा, मैंने कल तक टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, वो दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, रीवैम करने की रखता है। तो ऑब्वियसली आपके साथ भी होता होगा। तो चलो ठीक है, एक पर्सनल मैटर अलग हो गया कि ठीक है कोई फैमिली इशू आ गया, इमरजेंसी हो गई। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पर्सनल, मतलब बच्चा पढ़ रहा है, उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कौन कौन से ऐसे रीज़न है कि उसे लगता है कि मैं, मतलब फैमिली इमरजेंसी एक तरफ और आउटिंग एक तरफ, वो पढ़ते पढ़ते भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता मेरा टाइम कहाँ गया। आई वुड लाइक टू से कि डिस्ट्रैक्शंस तो मुझे भी होती है, डिस्ट्रैक्शन सबको होती है। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, पर कंसिस्टेंसी इज़ द की। बट देन कमिंग टू द टॉपिक कि रिग्रेट करते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू से, मेरा ये रहता है जीवन में कि अगर आपने जो कर दिया, अब वो हो चुका है, प्लीज़ उसको भूल जाओ। रिग्रेट करना, रिग्रेट इज़ अ वर्ड फॉर वीक्स। रिग्रेट मत करो, जो हो चुका है हो चुका है। आप आज से स्टार्ट करो और अपने आप को उतना टारगेट दो जो कि आप कंप्लीट कर सकते हो। अपने आप को एस्टिमेट करना सीखो। डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यू नो योर सेल्फ, जानो खुद को। स्टार्ट करो, थोड़े से स्टार्ट करो। बहुत 10 घंटे पढ़ लो एक दिन में, फिर 10 दिन का गैप ले आओ, इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप शुरुआत करो आपकी लिमिट से, 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, देन 5 घंटे, धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। एंड कमिंग टू द डिस्ट्रैक्शन, मुझे पता है पढ़ते पढ़ते माइंड में मतलब स्कैटर्ड थॉट्स होते हैं हमारे, पढ़ते पढ़ते कुछ भी सोचने लग जाएंगे। बट अगेन, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, व्हाट इज़ योर टारगेट, आपको करना क्या है। अगर आपको सच में वो चीज़ अचीव करनी होगी ना और खुद में कॉन्फिडेंट होगा, तो आप बार बार खुद को पढ़ते पढ़ते याद दिलाओ। आप लिख लो, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, और फिर उस चीज़ को जैसे ही आपका ध्यान भटके ना, आप खुद को वापस याद दिलाओ कि मैं इसलिए पढ़ रहा था। वापस अपने आप को वापस लेके आओ। आप इतना भी लीनियंट मत हो खुद पे। यू गॉट टू बी थोड़ा सा स्ट्रिक्टर ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे इतना दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। और इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है, देखो मतलब डिस्ट्रैक्शन इज़ अ पॉइंट। एक चीज़, जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया या कुछ हमें पता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम यूट्यूब पर गए, हमने कहा चलो इंटरनेट पे देखते हैं। हम देखने कुछ जाते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं, करना कुछ है, करते कुछ हैं। तो ये क्यों फिर माइंड बार बार बच्चों का डाइवर्ट हो जाता है? क्यों जहाँ पे हमारे को लगता है 5 मिनट में चीज़ सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए और वो 5 के 20 मिनट हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सर, रील्स और इंस्टाग्राम ये तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही। करने कुछ जाते हैं, रील अच्छी आ जाती है, हंसी मजाक होता है, फिर स्क्रॉल होता जाता है। पर आप अपना सर्चिंग का तरीका यूट्यूब क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप यूट्यूब पे टॉपिक्स क्यों सर्च कर रहे हो? आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बुक्स में ही उस चीज़ का आंसर है। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग परचेज कर रखी है, तो योर टीचर मस्ट बी एक्सप्लेनिंग यू वेल। एंड देन देयर इज चैट जीपीटी। बट अगेन आई विल से कि आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ो। आप उस स्टॉप वॉच को रोकोगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि आपने 20 मिनट यूट्यूब में निकाल दिए हैं किसी एक टॉपिक को सर्च करते करते। और टॉपिक सर्च करने पे मत भागो भाई कि हमें ये कहाँ से पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, ये वाला टॉपिक यहाँ से समझ लेते हैं। स्टार्ट योर जर्नी एक बुक से और उससे करना स्टार्ट करो। टॉपिक सर्च करते करते ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, स्टिक रहो। आप ट्रस्ट करो, आपने जहाँ से भी कोचिंग परचेज करके उस टीचर पे ट्रस्ट करो, और वहीं इधर उधर भटकोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और अब आपके ऑलरेडी आपके पास तो नेट आपने जून में दिया है, अब आपको पता है दिसंबर ऑलरेडी आप टारगेट कर रहे हो। आप, आई नो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जो गलतियां मैंने जून में करी थी, चाहे वो कॉन्सेप्ट को लेकर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कंटेंट को लेकर हो, या फिर आपने कुछ चीज़ें स्किप कर दी और पक्का आप दिसंबर में उसे नहीं करने वाले हैं? तो थोड़ा सा वो बताएं कि आपको आपकी वो गलतियां एग्जैक्टली क्या थी जिनको आप डेफिनेटली ओवरकम करने वाले हैं।
जून में मेरी मेजर मिस्टेक ये थी कि मैं यूनिट स्किप करके चली गई थी कुछ यूनिट्स, Okay. और वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, पेपर 1 की यूनिट स्किप कर दी, पेपर 2 की भी कुछ यूनिट्स, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो अभी दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। फिर आपके पास एक्सक्यूज बन जाएगा कि टाइम कम था, नहीं कर पाए। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि मैंने प्रिपेयर करके देखा हुआ है, मुझे पता है कि अब से भी स्टार्ट करे बच्चा तो अभी भी JRF कर लेगा, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है, एक एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया। तो लेकिन यूनिट स्किप करके चली गई थी, कुछ फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं दिया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है UGC नेट के पेपर में? सीक्वेंस आते हैं क्वेश्चंस के, ईयर के सीक्वेंस आते हैं। बैंकिंग में पेपर IB 1 में आता है ओके कि इंट्रोडक्शन क्या थी, फिर बीच के फेजेस क्या थे, ईयर को सीक्वेंस वाइज जचाना आता है, टैक्स के सेक्शंस आते हैं। तो ये ना थोड़ा क्रैमिंग और मगिंग अप का पार्ट ज़्यादा रहता है, उसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लो। Okay. और ताकि एग्जाम के 5 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले, उस सारी नोटबुक को तो रिवाइज आप करके ही जाओ, सीक्वेंस, ईयर्स, टैक्स के। हाँ एग्जैक्टली, समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा ध्यान नहीं देता और आखिरी में थोड़ा सा हौच पौच ज़्यादा होता है तो उस चक्कर में कंटेंट मिक्स होता है। तो ये तो अक्सर मतलब मैं भी बोलता हूँ, बट कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है कि एक बार जब गलती हो जाती है तो उसके बाद डेफिनेटली नहीं, रियलाइज हो जाता है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एक शॉर्ट नोटबुक उस सब के लिए, ईयर वगैरह के लिए, लेकिन एक नोट्स की बड़ी नोटबुक भी प्रिपेयर करना मतलब है, ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पर आपने देखा कि ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दिया। सबसे जो बेटर चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी गलतियाँ पता है। जैसे बताया भी दीक्षा ने आपको कि आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप अपने टारगेट वो बनाइए जो अचीवेबल हो। इसके पीछे का लॉजिक ये देखिए, आपका टारगेट अगर अचीव होगा तो नेक्स्ट डे आप मोटिवेटेड रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे तो आप कहेंगे ठीक है, होता ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। सो टारगेट दैट शुड बी लाइक जिन्हें आप अचीव कर पाएं, और वो आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होंगे। दैट इज ऑन योर सब्जेक्टिव पार्ट, हर किसी के लिए वो अलग अलग है। एंड डेफिनेटली जहां हर बार हम बात करते हैं, समरी नोट जरूर बनाएं। कोई भी यूनिट आप स्किप नहीं कर सकते। बच्चों का अक्सर मेरे से क्वेश्चन होता है, सर फाइनेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, टैक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या हम एक पूरा यूनिट छोड़ दें? तो अब देखिए आपके आगे है, यूनिट छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं आप अपने JRF के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप यूनिट कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे यू नेवर नो। तो चाहे वो पेपर 1 की बात हो, चाहे वो आपके पेपर 2 की बात हो, यू हैव टू कवर्ड एवरीथिंग in all, you cannot skip anything. And last message दीक्षा, जस्ट फॉर दिसंबर। बाकी दिसंबर के बाद आपने तो डेफिनेटली मिलना ही है JRF करके, बाकी बच्चे भी हमसे मिले बिल्कुल। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। एक एक क्लास ही करनी होती है। एक आपकी सर क्लास हो गई, एक गुलशन मैम की क्लास हो गई, एक निशांत सर की क्लास हो गई। थोड़ा सा बैकलॉग आएगा क्योंकि सर ने अभी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। इट्स ओके, आप 4 क्लासेस अ डे का टारगेट रखो, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करो और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते चलो, और हमारा पक्का JRF इस बार फोड़ देंगे अगर सर हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, PW की पूरी टीम आपके साथ है, आप सब बच्चों के साथ PW की पूरी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो चलिए, अब अपनी प्रिपरेशन का आपको बेस मिल चुका है। हो सकता है आपके कुछ काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए हो। एंड दिसंबर 2025 शुड बी योर फोकस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दीक्षा, थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट। मच सर।